स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4.1 है, व्हाई इज इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्ड एट ऑल व्हेन द एलिवेटर इज डिसेंडिंग? व्हाई शुड बी देयर अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन दिस केस? इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमने ये बताना है कि इलेक्ट्रिकल पावर की क्यों ज़रूरत होती है जब एक एलिवेटर नीचे की तरफ आ रहा होता है, और दूसरे हिस्से में ये बताना है कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स को लिमिट क्यों रखना पड़ेगा इन द केस ऑफ एलिवेटर डिसेंडिंग। तो when elevator descends, electrical power is required to control the downward motion. एलिवेटर की डाउनवर्ड मोशन को कंट्रोल करने के लिए पावर की हमें ज़रूरत होती है। यानी इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो कि एज अ पावर कंट्रोल एक्ट करती है। वो किस तरह से कि द मोटर एक्ट्स लाइक अ ब्रेक एंड कीप्स द एलिवेटर मूविंग सेफली विद कंट्रोल्ड स्पीड। यानी मोटर दो काम करती है, एक तो वो एलिवेटर को सेफली मूव कराती है, ब्रेक के तौर पर काम करती है, और दूसरा उसकी स्पीड को भी कंट्रोल करती है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि इट स्टॉप्स द एलिवेटर फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। यानी अगर मोटर नहीं होगी, विदाउट इलेक्ट्रिक मोटर, जो एलिवेटर है वो डिसेंड करेगा, फ्रीली फॉल करेगा अंडर द ग्रेविटी। ग्रेविटी के असर जेर असर वो फ्रीली फॉल करेगा अगर कोई फोर्स या कोई ऐसा ब्रेक सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। सो मोटर का जो इम्पोर्टेंट रोल है इलेक्ट्रिक मोटर का या इलेक्ट्रिकल पावर का, वो ये है कि एलिवेटर को सेफली मूव करवाना, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना, और उसको फ्रीली फॉल करने से stop करना. So if the elevator is heavily loaded with many passengers, its weight becomes much greater. During descent, gravity pulls it downward more strongly. अब यहाँ पे दूसरी बात आ रही है कि जो हम पैसेंजर्स हैं ऐड करते हैं उसमें एलिवेटर में, तो उनको उनका नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है वो लिमिटेड क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसका वेट को कंट्रोल करने के लिए। अब अगर नंबर ऑफ पैसेंजर्स लिमिटेड नहीं होंगे तो वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि डिसेंट के दौरान जो इलेक्ट्रिक मोटर है इट विल नॉट परफॉर्म एज इफेक्टिवली ड्यू टू द overpowering effect of gravity. So the motor and braking system must work harder to control the speed and stop the elevator safely. So limit on the number of passenger is necessary because too much load can exceed the safe capacity of the motor and brakes. ठीक है। और दूसरा क्या है कि एलिवेटर जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी विदाउट लिमिट ऑफ पैसेंजर्स। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और क्या है कि उसको स्टॉप करना, स्टॉपिंग द एलिवेटर सेफली विल बिकम डिफ़िकल्ट। एक्सेस लोड कैन डैमेज द केबल और मैकेनिकल सिस्टम। ये भी एक नुकसान होगा अगर नंबर ऑफ पैसेंजर्स को लिमिट ना किया जाए। तो फिर क्या होगा कि एक्सेस लोड विल डैमेज द केबल और मैकेनिकल सिस्टम, यानी मोटर को या उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। सो इवन वाइल डिसेंडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इज नीडेड फॉर सेफ स्पीड कंट्रोल एंड ब्रेकिंग। Next question. A body falls towards the earth in air. Will its total mechanical energy be conserved during fall? Justify. सो इस क्वेश्चन को समझें। इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो है वो अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है, क्या उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी या यूँ समझ लें कि कांस्टेंट रहेगी? तो इसका सिंपल आंसर है नो। इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व ड्यूरिंग द फॉल। उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सम जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, जितनी लॉस हो रही है उतनी ही गेन हो रही है, तो टोटल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और वो क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ये है कि ग्रेविटी की वजह से जो भी काम होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। यानी किसी भी पाथ से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, हम एयर रेजिस्टेंस को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी।
but in actual case, when the body falls in air, air resistance acts on it, जिसको drag force भी कहते हैं, act करती है ऑब्जेक्ट की फॉलिंग के दौरान. एयर रेजिस्टेंस जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इसकी वजह से जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है, यानी वो हमेशा ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट एक्ट करती है. सो द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज नेगेटिव. दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट या साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. यानी अब ऊपर ये देखें कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो था, it was totally converting into gain in kinetic energy, but actually loss in potential energy will be converted into gain in kinetic energy plus some other form of energy which is called heat or sound. So as a result, part of the gravitational potential energy is used to overcome air resistance. The gain in kinetic energy is less than the loss in potential energy. यानी अब हमारे पास जो gain in kinetic energy है वो पोटेंशियल एनर्जी के लॉस के बराबर नहीं है, बल्कि उसमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी ऐड हो जाएगा. सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी is not conserved. Total mechanical energy decreases continuously during the fall. Conclusion क्या है? Due to the presence of non-conservative force या air resistance, the total mechanical energy of the body is not conserved when falling in the air. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा शॉर्ट न्यूमेरिकल है, जिसमें वी हैव टू कैलकुलेट द पावर ऑफ अ क्रेन इन किलो वॉट विच लिफ्ट्स अ मैस ऑफ 1000 kg इनटू अ हाइट ऑफ 100 मीटर इन 20 सेकेंड्स. तो इस तरह के जो भी न्यूमेरिकल्स हों उनमें सबसे पहले आप गिवन डाटा नोट कर लिया करें. इसमें हमारे पास गिवन डाटा है मैस 1000 kg, हाइट इज़ 100 मीटर, टाइम इज़ 20 सेकेंड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. ये हमें पता है, वी ऑलरेडी नो. तो अब यहाँ पे हमने जो पावर का फॉर्मूला यूज़ करना है, पोटेंशियल एनर्जी को ले रहे हैं. पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू पावर. सो इनमें वैल्यूज़ पुट करें. 1000 kg मैस, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू है, और हाइट जो है वो 100 मीटर है. इसको 20 सेकंड से डिवाइड करके आंसर आता है 49,000 वाट और 49 किलो वाट. So this is the power of a crane which is lifting a mass of 1000 kg. Next question is, give absolute and gravitational units of work in MKS and CGS. MKS और CGS ये system of units हैं. MKS stands for meter kilogram second and CGS stands for centimeter gram second systems. और ये हम समझते हैं कि absolute unit क्या होते हैं और gravitational units क्या होते हैं. जो भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, हम अगर उसको फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में डिस्क्राइब करेंगे तो वो उसके एब्सोल्यूट यूनिट्स होंगे. लाइक अगर हम फोर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और इसमें हम इसके यूनिट में लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आप ये देखें कि ये तमाम जो यूनिट्स हैं, किलोग्राम, मीटर और सेकंड, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं या बेस यूनिट्स हैं. मैस का यूनिट किलोग्राम है, लेंथ का मीटर है, और टाइम का जो है वो सेकंड है. सो इस तरह की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट्स हम फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में लिखेंगे, वो एब्सोल्यूट यूनिट्स कहलाएंगे. ठीक है. जबकि ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या होते हैं? ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या दूसरे लफ्ज़ों में वेट के ऊपर बेस कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं फोर्स को डिफाइन करूं इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट, तो मैं क्या लिखूंगी? 1 kg फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 kg मैस. ठीक है. और सीजीएस सिस्टम में इसको लिखेंगे 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 ग्राम मैस. ठीक. और इसमें हम जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है उसको भी साथ ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें पता है एक फिक्स नंबर है, विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एसआई सिस्टम, एंड 981 इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 981 आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सीजीएस सिस्टम में ये आ जाएगा. तो अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने वर्क का यूनिट फाइंड करना है, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट फाइंड करना है. तो पहले एब्सोल्यूट यूनिट देख लेते हैं. वर्क का एब्सोल्यूट यूनिट इन एमकेएस सिस्टम में क्या है? इसका यूनिट होता है जाउल. वर्क का फॉर्मूला है एफ डी. सो फोर्स का यूनिट है न्यूटन,
और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। न्यूटन मीटर इज जाउल। और न्यूटन को आप कैसे लिखते हैं, अभी जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ही मीटर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इन MKS सिस्टम। इसी तरह से हम CGS सिस्टम में यूनिट के एब्सोल्यूट वर्क के एब्सोल्यूट यूनिट को डिफाइन करेंगे, विच इज़ अर्ज। अर्ज इज इक्वल टू वन अर्ज इज इक्वल टू वन डाइन मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। और यहाँ पे हम ग्राम सेंटीमीटर वाले यूनिट यूज़ करेंगे, ग्राम सेंटीमीटर और पर सेकंड स्क्वायर, और उसके साथ इस सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है अर्ज, आता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब वर्क के यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या होंगे, जिसको हम यहाँ पे कह रहे थे, फोर्स को हम डिफाइन कर रहे थे, 1 kg फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 kg मैस, और उसके साथ मीटर को, डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 kg फोर्स मल्टीप्लाई मीटर, या आप इसको लिखें 1 kg एफ मीटर। और अब चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट है, नंबर है, फिक्स है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9.8 जाउल, इसको लिखा जा सकता है। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। और ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम में क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको लिखेंगे 1 ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर। यहाँ लिखा था 1 kg फोर्स इंटू मीटर, यहाँ लिखेंगे 1 ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर। और फोर्स इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू 981 अर्ज। A body dropped from a height h reaches the ground with a speed of 1.2 square root gh. Calculate the work done by air friction. क्वेश्चन में हमें बताया है कि एक ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी है, उसको हाइट एज से नीचे की तरफ फेंका है, और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ये देख लेंगे कि हाइट एज के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होगी, दैट विल बी टोटली पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जब इसको, जब ये स्पीड के साथ फॉल करता है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब उस काइनेटिक एनर्जी में जो स्पीड की वैल्यू होती है वो हमें गिवन है 1.2 स्क्वायर रूट ऑफ GH। और अब हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। तो एयर फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम सबसे पहले तो दो केसेस में इसको डिस्कस करते हैं। विदाउट एयर फ्रिक्शन हम फाइंड करेंगे स्पीड, विच इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को इक्वल कर लें, और यहाँ से आप मैथ्स को कट करके 2 के साथ इधर मल्टीप्लाई करें, वी नॉट आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 GH। ये स्पीड की वो वैल्यू है जो आइडियल केस में है हमारे पास, यानी आइडियली अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है और हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं तो हमारे पास ये स्पीड आनी चाहिए। बट जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो है 1.2 स्क्वायर रूट ऑफ GH। सो अब हम इस स्पीड की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में पुट कर देंगे इस वैल्यू को। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, इसमें स्पीड की वैल्यू पुट की, स्क्वायर लेने के बाद तो हमारे पास आंसर आता है 0.72 mgh। दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज गेन्ड एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक इनिशियल पॉइंट है जो हाइट पे था, जिसके ऊपर तमाम की तमाम ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी थी दैट वाज पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी को क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, विच इज इक्वल टू mgh प्लस ज़ीरो, ठीक है। और जो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है, यानी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जो ऑब्जेक्ट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे जो काइनेटिक की वैल्यू है वो ऊपर जो अभी हमने फाइंड की 0.72 mgh, वही यहाँ पे पुट कर दी है, और टोटल हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी आ रही है फाइनल, वो आ रही है 0.72 mgh। अब इम्पोर्टेंट लाइन है कि वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू द लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि एयर फ्रिक्शन जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें हमारे पास जो हम देख चुके हैं कि वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ पे हमारे सामने इसका प्रूफ भी आ गया कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल
मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल, और आप देखें कि 0.72 में से जब आप माइनस करते हैं एम जी एच को, तो आंसर आता है -0.28 mgh, विच इज़ इक्वल टू द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सो नेगेटिव साइन क्या कहता है, नेगेटिव साइन क्या शो करता है, इट शोज दैट द एयर फ्रिक्शन हैज़ डन नेगेटिव वर्क, या इसको आप कहें कि किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इसने काम किया है। सो और ये जो है, जो एनर्जी है, इट इज़ कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और बोथ, एक्सप्लेन करना है। सिंपली इसका आंसर क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज़ बोथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है। तो जो स्पेस स्टेशन है, इट इज़ ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, और इसकी जो हाइट होती है, ये अल्टीट्यूड होता है, वो 400 किलोमीटर अबव द सरफेस होता है। यानी सरफेस का मतलब ये है कि आप सेंटर से उसके रेडियस का फासला, और फिर उससे ऊपर 400 किलोमीटर हाइट। तो इतने ज़्यादा फासले के ऊपर जो अर्थ है, अर्थ और स्पेस स्टेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा है। तो हम पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो रिड्यूस होगी। लेकिन ये ज़ीरो नहीं अप्रोच करेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ग्रेविटी मौजूद है इस अल्टीट्यूड के ऊपर, तो इट मीन्स कि उस स्पेस स्टेशन के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लाजमी होगी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम अपनी बुक में पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर, वेयर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज mass of earth and small m mass of space station, r is distance from the earth to space station. सो अगर स्पेस स्टेशन अर्थ के सरफेस के ऊपर होगा, तो उस वक्त भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू एम जी एच ड्यू टू इट्स हाइट। सो ये तो था अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है, देखिए जो स्पेस स्टेशन है वो किस स्पीड से ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है या रिवॉल्व कर रहा होता है, दैट इज इक्वल टू 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड। सो इतनी स्पीड के साथ एक स्पेस स्टेशन जिसका ऑब्वियसली कोई मैस भी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो लाजमी होगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और इस काइनेटिक एनर्जी के साथ जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर फॉल कर रहा है, टुवर्ड्स द अर्थ जो है वो फॉल कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है। ठीक है, सो द आई एस एस कीप्स फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ बट इट नेवर एक्चुअली रीचेस द ग्राउंड। तो स्पेस स्टेशन हैज़ बोथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। 4.1 कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन है, व्हेन विल यू से दैट अ फोर्स इज कंजर्वेटिव। अब अ फोर्स कंजर्वेटिव कब होती है, इसमें दो मेन कंडीशंस हैं, जिस जो फोर्स भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, इट मींस इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। नंबर वन क्या कंडीशन है, कि इफ़ वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, या हम कहेंगे कि द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिपेंड्स ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस एंड नॉट ऑन द पाथ टेकन बिटवीन देम। तो मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय अ फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सो सेकंड कंडीशन है, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद कुछ डिस्टेंस कवर करे और दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाए, तो नेट वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा इफ़ द फोर्स इज़ कंजर्वेटिव। और मैथमेटिकली हम ये इंटीग्रल का साइन लगाते हैं कि इंटीग्रल सम ऑफ ऑल टर्म्स एफ डॉट डी आर इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। और कौन सी फोर्सेस ऐसी हैं जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है,
कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग इलास्टिक फोर्स जो है ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं जैसे कि ड्रैग फोर्स है या एयर रेजिस्टेंस है या फ्रिक्शन की फोर्स है, ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती। सो देयर वर्क डिपेंड्स ऑन द पाथ एंड इन अ क्लोज्ड path is not zero. Work done is not zero in a closed path. So these forces are non-conservative forces. 4.4 question है, a force acts on a ball moving in 14 meter per second speed and brings its speed to 6 meter per second. Has the force done positive or negative work? Explain answer. Simple answer क्या है कि the force has done negative work. इसमें जो हमारे पास गिवन डाटा है वो है, एक सबसे पहले तो उसकी स्पीड है, इनिशियल स्पीड है 14 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल स्पीड रिड्यूस हो गई है दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम पढ़ चुके हैं अपनी बुक में, उसमें लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन is equal to change in kinetic energy is half mv f square minus half mv I square. Uh, uh, Final speed is 6 meter per second and initial speed is 14 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हमें देखने से भी पता चल रहा है कि फाइनल स्पीड चूंकि रिड्यूस हो गई इनिशियल स्पीड से, तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आएगा। सो द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पर 1/2 m को कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म में से, और स्पीड्स की वैल्यू को पुट करके उनका स्क्वायर ले लेते हैं। तो 1/2 m 6 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, और आंसर आपके पास आ रहा है माइनस नेगेटिव नंबर आ रहा है, कोई भी नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो इस नेगेटिव वैल्यू का फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि फोर्स इज अपोजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल, या दूसरे लफ्ज़ों में फोर्स इज रिड्यूसिंग द स्लोइंग डाउन द मोशन ऑफ द बॉल। और चूंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव वर्क इज डन। और नेगेटिव वर्क कब होता है? व्हेन फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। सो दिस नेगेटिव वर्क रिड्यूसेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, और ये जो एनर्जी रिड्यूस हुई है ये कन्वर्ट हो जाती है हीट में, साउंड में, या डिफॉर्मेशन में। और इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, कौन सी फोर्सेस ऐसी हैं जो नेगेटिव वर्क करती हैं? फ्रिक्शन की फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, या ब्रेकिंग फोर्स है, ये नेगेटिव वर्क करती हैं। Why work done against friction is non-conservative in nature? Work done against friction is a non-conservative in nature because it does not satisfy the conditions of conservative force. यानी हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमारे दो तीन क्वेश्चंस में ये चीज़ रिपीट हो रही है कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं वो एक तो पाथ डिपेंडेंट होती हैं, और दूसरा क्लोज पाथ में उनका जो वर्क डन है वो ज़ीरो नहीं होता। कोई भी आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू आएगी। जिस तरह फ्रिक्शन की वजह से अगर वर्क डन है तो आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, ज़ीरो नंबर नहीं आएगा। और यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन जो है वो मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट काम वर्क कर रही होती है, फ्रिक्शन की फोर्स। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और यहाँ पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो अगर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, देन वी टेक द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। हमारा जो वर्क डन होता है वो फंक्शन ऑफ इनिशियल और फाइनल पोजीशन होता है। लेकिन अगर पाथ डिपेंडेंट होगा तो फिर हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को काउंट करेंगे कि टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया। सो अगर लेंथ ऑफ द पाथ या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, नॉट जस्ट द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, देन वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ। और फ्रिक्शन की जो फोर्स है उसमें वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है। अगर लॉन्गर पाथ होगा तो इट मीन्स मोर वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इफ शॉर्टर पाथ इट मीन्स लेस वर्क इज डन। सो सेकंड पॉइंट क्या है, वर्क इन अ क्लोज लूप इज नॉट जीरो। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ क्लोज पाथ, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जिसने एक पॉइंट से स्टार्ट किया है मूव करना और वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए, तो फिर नेट वर्क डन जो है, अगर फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है तो नेट वर्क डन ज़ीरो होगा, अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो नेट वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा बल्कि उसकी कुछ वैल्यू होगी। तो फ्रिक्शन के केस में जो नेट वर्क डन होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। जैसे कि अभी हम ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, इसमें आप देखें हमारे पास नेट वर्क डन जो था, वर्क डन बाय नेट फोर्स नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। सो